हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। यूपीएससी सीडीएस 2024 के चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी आ चुकी हैं और आज के इस सेशन में हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस उठाएंगे। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहा है और मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा है। ऑल्दो ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन को सेपरेट करके करा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो टोटल ज्योमेट्री प्लस मेंस्ट्रुएशन के आप मान के चलिए 30 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो लगभग 15 के आसपास आज की क्लास में, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मेंस्ट्रुएशन नाम से आएगी, 15 के आसपास उस क्लास में आएंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। प्लीज क्लास को टेंटेटिवली देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश करना, और ना हो तो वीडियो सॉल्यूशन से आप सारी चीजें समझना। छोटी ट्रिक्स भी पता चलेंगे आपको, एग्जाम में किस तरीके से करना है उसका भी आइडिया लगेगा। कुछ सवाल काफी अच्छे हैं। बाकी फ्री प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, जैसे मैथ्स क्रैश कोर्स की हो गई, इंग्लिश ग्रामर के क्रैश कोर्स, जी की क्रैश कोर्स। ये वीडियो जरूर देखें, इनमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और आरबी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहां पे सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स और पेड क्लासेस आप देख सकते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। चलिए हम क्वेश्चन से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, सबसे पहला सवाल हमारे पास ये रहा। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जिसमें ए बी 6 है, बी सी 18 है, सी डी हमें 6 दे रखा है, डी ए 10 दे रखा है। डायगोनल बीडी की लेंथ हमें x दे रखी है, तो हमें बताना है क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अभी मैं रैंडमली ऐसे आप लोगों के लिए बना देता हूं। बिल्कुल डायमेंशन पे मत जाना कि मैं क्या बना रहा हूं और यहाँ पे क्या लिखा है, मेरा उससे कोई मतलब ही नहीं है। ए बी सी डी मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। ठीक है, ए बी मुझे 6 दे रखा है, बी सी 18 दे रखा है, सी डी मुझे 6 दे रखा है और डी ए 10 दे रखा है। ठीक है, बी डी की लेंथ कहता है कि ये x है, x का क्या मान हो सकता है। अगर आप ध्यान देंगे तो BD मेरा इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, और एक ट्राइंगल ये है उसके बारे में भी आ रहा है। ट्राइंगल के फॉर्मेशन के बारे में आपको कुछ चीजें पता है कि जो थर्ड साइड होती है वो बाकी के दोनों साइड की सम से छोटी और उनके डिफरेंस से बड़ी होती है। और कहीं ना कहीं हमें रेंज भी दे रखी है कि किस बीच हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट साइड हम शायद यहाँ पे ना निकाल पाए, तो हमें रेंज बतानी है कि क्या होगी। तो कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो मेरा जो x होगा वो छोटा होना चाहिए इन दोनों के सम से। 6 और 10 का सम कितना हो जाएगा 16, और 6 और 10 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4, तो इससे बड़ा होना चाहिए जब भी ट्राइंगल बन पाएगा। इस वाले ट्राइंगल को देखूं तो मेरा x क्या होना चाहिए, 18 प्लस 6 24 से छोटा होना चाहिए, और बड़ा होना चाहिए 18 माइनस 6 दैट इज 12। अगर दोनों को देखूं तो मेरे को ये चीज समझ में आई कि जो x का मान है वो क्या होगा, वो 12 से तो बड़ा होना ही चाहिए। यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट ये है कि x क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 12 से, क्योंकि यहाँ पे 4 है, इससे छोटा लेना ही नहीं है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि x क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 16 से, और यहाँ पे 24 है, तो रेंज क्या लेंगे 16। तो जो मेरा x का मान होगा वो 13, 14 या 15 वैल्यू ले सकता है, इनके बीच में कहीं होगा, कह सकते हैं 12 और 16 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए फटाफट से, ये भी आसान सवाल है। कहता है मेरे पास एक क्वार्टर सर्कल है। क्वार्टर सर्कल क्या होता है, एक सर्कल है, अगर मैं उसे 4 भागों में बांट दूं तो ये वाला पोर्शन क्वार्टर सर्कल, ये भी, ये भी, ये और ये भी। तो एक क्वार्टर सर्कल हमने ले लिया, ये फिगर मैंने खुद बनाई है। ठीक है, उसके अंदर हमने एक सर्कल डाल दिया ऑफ रेडियस r। हमें रेशियो बताना है r रेशियो r क्या होगा। कहने का मतलब मेरे पास एक ये है क्वेश्चन, जो इन्होंने लैंग्वेज लिखी इन्होंने सही से नहीं लिखी। अगर आ सर्कल ऑफ रेडियस r इसके अंदर डाला है तो मैं छोटा सा ऐसा भी डाल सकता था, लेकिन या तो ये फिगर देते क्वेश्चन के अंदर, वरना अगर सर्कल डाल रहे थे तो कहते हैं कि जो सर्कल है वो 3 जगहों पे टच करता है इस क्वार्टर सर्कल को, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा अप्रोप्रिएट होता। तो मैंने वही बना दिया जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन जब डिजाइन किया होगा, जो सोचा होगा वो देख के मैंने फिगर बनाई। और अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बड़े वाले क्वार्टर सर्कल का रेडियस मैंने r मान लिया, और जो छोटे वाला सर्कल इसके अंदर डाला इसे मैं स्मॉल r मान लेता हूं। हमें इसका रेडियस बताना है कि इनके रेडियस का रेशियो क्या होगा, r रेशियो। अच्छा, चलो पहले इसे ही थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सेंटर पॉइंट होगा। आपको ये चीज पता है कि अगर मैं इस पे, क्योंकि टच कर रहा है, टेंजेंशियल लाइन जाएगी ये वाली BC सर्कल पे, तो ये 90 डिग्री का होगा। क्वार्टर सर्कल है तो क्योंकि बीच में से काटा है तो ये भी 90 डिग्री होगा, और यहां से ये डाल दूं तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये फिगर क्या बन जाएगी मेरे पास, क्या एक रेक्टेंगल की तरह ये फिगर बन जाएगी।
अगर रेक्टेंगल है तो ये वाली दूरी भी r हो जाएगी, और ये भी r है, रेडियस है, तो ये भी मेरे पास r हो जाएगा। तो ये एक स्क्वायर फिगर मेरे पास बन गई, ये हम सभी लोगों को समझ में आ चुका है। अच्छा, अगर ये r है तो मैं एक छोटी सी लाइन अगर यहाँ पे ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये जो लाइन जाएगी यहां से लेके यहां तक, ये दूरी क्या हो जाएगी? इस ट्राइंगल को देखो, क्या ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया? आर आर साइड है तो ये क्या हो जाएगी? r√2 हो जाएगी। ये वाली दूरी हो गई मेरे पास r√2, है ना। और इसी लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये वाली लाइन क्या मेरी यहां पे भी जाके टच करेगी, ठीक है। ये वाली दूरी सर्कल पे जाके टच करेगी, ये वाली दूरी होगी r। तो मैं कह सकता हूं r√2 प्लस r, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये इस सर्कल का, जो बड़ा सर्कल का रेडियस है, उसके बराबर हो जाएगा। और यहां से आप रेशियो निकाल सकते हैं, r रेशियो r, अगर इस r को कॉमन लेके उधर ले जाऊं तो r बाय r क्या हो जाएगा मेरे पास? √2 प्लस 1, और यहाँ पे 1 लिख सकता हूं, तो √2 प्लस 1 रेशियो 1। ये मेरा क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलेंगे आगे अब हम। कोई दिक्कत किसी को, कोई कंफ्यूजन? फटाफट से देखिए। चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, जिसमें AB BC के बराबर है और CD DA के बराबर है। अच्छा, अगर आपको ये लाइन दिख रही है तो आपके दिमाग में कुछ काइट वाली फिगर आएगी या नहीं आएगी? अगर मैं ABCD को इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं जिसमें AB बराबर है BC के, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ A और यहाँ पे B और ये C, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों लेंथ बराबर हो गई। CD बराबर है DA के, तो C से D और D से A, कुछ यही फिगर बनेगी। और ये फिगर देखते ही आपको समझ में आ गया कि ये क्या होगा? ये काइट बनने वाली है, ये पतंग बनने वाली है। और पतंग की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई है जब CGL के ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करा रहा था मैं सारे के सारे, तब भी आपको बताया था कि अगर मैं क्या करूं, इस फिगर के डायगोनल्स ड्रॉ कर दूं तो वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमें पता है, ये वाली साइड मेरी क्या हो जाती है? बाइसेक्ट हो जाती है। और हमें इसका पता है एरिया क्या हो जाता है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें तो एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये प्रॉपर्टी हम काइट्स की पढ़ते हैं। अब चलो क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। क्या दे रखा है? AC और BD दो डायगोनल दे रखे हैं कुछ इस तरीके से। AC का मान 6 है और BD का मान 12 है, तो हमें एरिया बताना है। तो एरिया का तो यही फॉर्मूला लगा देंगे सीधा, हाफ इंटू में 6 इंटू में 12, और मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 12 इंटू 3 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज माई आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। बस आपको समझना है कि कौन सी फिगर हमारी यहाँ पे बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 114 डिग्री। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन? एक मेरे पास पॉलीगन दे रखा है, उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है वो हमें 144 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस 144 डिग्री आ गया, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है एक रेगुलर पॉलीगन का? ये 180 डिग्री ही होता है, आप सभी लोगों को पता है। जैसे ट्राइंगल भी है, ये इसका इंटीरियर एंगल है और इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूं तो एक्सटीरियर एंगल, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहां से क्या मैं एक्सटीरियर एंगल निकाल सकता हूं कितना होता है? क्योंकि अगर एक्सटीरियर एंगल मिल गया तो मेरे को पता है रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, या फिर एक्सटीरियर एंगल इंटू में नंबर ऑफ साइड्स, ये हमारा 360 डिग्री के बराबर बनता है। ये फॉर्मूला है। तो यहां से अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को घटा दूंगा तो 2 इंटू एक्सटीरियर एंगल, ये बराबर हो जाएगा 36 के, और एक्सटीरियर एंगल मेरा आ जाएगा 18 डिग्री के बराबर। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी मेरे पास? 360 डिवाइडेड बाय 18, और ये वैल्यू आ जाएगी 20। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है सभी लोगों को? चलें आगे। देखो, आपके दिमाग में ये चीज भी आ सकती थी, सर आपने इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर करा, आपने एक्सटीरियर माइनस इंटीरियर एंगल क्यों नहीं करा? क्या एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का डिफरेंस इतना नहीं हो सकता?
अगर आप ध्यान से देंगे तो मेरे पास जो जनरली इंटीरियर एंगल हम मिनिमम लेके चलते हैं, अगर एक रेगुलर पॉलीगन है तो सबसे बेस फिगर कौन सी होती है, ट्राइंगल की होती है, क्योंकि 3 लाइन हमें चाहिए फिगर बनाने के लिए। और उस केस में जो मेरा इंटीरियर एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 120 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अगर मैं एक्सटीरियर माइनस इंटीरियर करूंगा तो कभी भी मेरा वो 60 डिग्री से क्या होगा, एक्सटीरियर माइनस इंटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगन में वो हमेशा 60 डिग्री या उससे कम ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? तो इसलिए मैंने डायरेक्टली ऐसे कर लिया था, वरना आप इस तरीके से भी करके देखोगे तो आपका फिर एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिल पाएगा, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी आंसर निकलने में। चले आगे, अगला सवाल मेरे पास क्या दे रखा है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, कुछ इस तरीके से कि AB 6 है, BC 8 है। हमें पेरीमीटर बताना है, अगर उसके अंदर मैं एक स्क्वायर डाल दूं जिसका मैक्सिमम पॉसिबल एरिया हो। यह सवाल भी मैंने आपको क्लास में करवा रखा है पहले ही। अगर आपने क्लासेस देखे लास्ट वीडियो के अंदर, डिटेल मैथ्स कोर्स के अंदर ज्योमेट्री के, आपको ये वीडियो पूरा कंसेप्ट के साथ वीडियो मिल जाएगी। मैंने कहा कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पे राइट एंगल बना रहा है, तो ये ए बी और सी है। ए बी का मान मुझे 6 दे रखा है, बी सी का मान मुझे 8 दे रखा है, तो ये 90 डिग्री होगा। इसके अंदर अगर मुझे एक स्क्वायर डालना है मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का, तो दो तरीके से डल सकता है। एक तो स्क्वायर में ऐसे डाल सकता हूं और एक स्क्वायर में इसके अंदर ऐसे डाल सकता हूं। ये जो फर्स्ट केस में मैंने स्क्वायर डाला था उसके कंपैरिजन में इस केस में डालूंगा तो मेरा एरिया ज्यादा मिलता है मुझे, तो हम जनरली स्क्वायर को ऐसे ही डालेंगे। ठीक है, दो तरीके से डाला जा सकता था, मैंने बताया। जनरली ये वाला केस होता है जिसके अंदर हमें मैक्सिमम एरिया मिलता है, आपको फिगर देख के भी समझ आ रहा होगा, तो हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। हमें बताना है कि इस जो हमने इसके अंदर स्क्वायर डाला, इसकी साइड को फिलहाल मैं x मान लेता हूं, इसका पेरीमीटर क्या होगा, मतलब 4x का मान हमें बताना है, क्योंकि सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा, x मेरा बराबर होता है p इंटू बी अपॉन में p प्लस बी। ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे, आपको x का मान मिल जाएगा, फिर उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता मैं आप लोगों को साथ के साथ ड्राइव करके दिखा देता हूं, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, मैं इसका एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, उसके अंदर इस थ्योरम को ड्राइव करके आपको दिखा देता हूं। फिर यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। चलो, अगर मैं फिलहाल इस साइड को क्या मान लूं, इस साइड को बेस मान लूं और इस साइड को परपेंडिकुलर मान लूं, वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, थ्योरम समझानी है आपको मुझे। ये एंगल अगर थीटा है तो आप देखेंगे ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, है ना। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ये 90 है, 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस दिस एंगल 180 होगा, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली थीटा आ जाएगा। क्लियर, वरना इसे आप ट्रांसवर्सल की तरह भी देख सकते हैं, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, ये दूरी मेरे पास x है, तो ये वाला मैं 6 माइनस एक्स लिख सकता हूं। ठीक है, अब एक बड़ा ट्राइंगल मेरे पास है क्या, ABC। ABC ट्राइंगल में tan थीटा मेरा किसके बराबर है, ये बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और यहां पे इसे परपेंडिकुलर माइनस एक्स कर दो, फिलहाल ज्यादा बेटर रहेगा। इस वाले ट्राइंगल में देखूं तो मेरे पास tan थीटा क्या होगा, p माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स होगा। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूं तो आप देखेंगे px और ये bx इधर जाके प्लस का बन जाएगा और इधर बचेगा bp, x को कॉमन ले लिया मैंने, p प्लस बी बचेगा, जो bp डिवाइडेड बाय मेरे पास p प्लस एक्स के बराबर आ जाएगा। क्या ये रिजल्ट प्रूव हो गया? अब यहीं यहाँ पे मैं पुट कर देता हूं इसे, मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 8। ठीक है, यहां से 14 और ये 48, तो जो मैं कह सकता हूं 24/7 निकल के आएगा। अगर मुझे 4x बताना है तो 4 इंटू 24/7 डेट इज 96/7, दिस विल बी माई आंसर। आई होप कंसेप्ट भी सबको समझ आ गया, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ रखा था कैसे निकाला वो भी आ गया, और सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक भी आपको पता चल गई। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट
कुछ साइड्स दे रखी हैं, ठीक है, ए बी, बी सी और सी ए। चलो बना लेते हैं। आगे कहता है कि बीपी इज परपेंडिकुलर ऑन एसी। बीपी परपेंडिकुलर है एसी पे, हमें बताना है डिफरेंस इन द एरियाज ऑफ ट्रायंगल पीएबी एंड पीसीबी। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एरिया का डिफरेंस क्या होगा, ये आपको बताना है। अच्छा, अगर आपको लॉजिकली देखो, एक तरीका तो ये होगा कि मैं सारी साइड्स निकाल लूं, दोनों का एरिया निकाल लूं, फिर आंसर बताऊं। वरना आपको ये भी पता है कि यहाँ पे इस तरह की फिगर में ये 3 ट्रायंगल मेरे सिमिलर निकल के आते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल? एक तो बड़ा ट्रायंगल एबीसी, ये सिमिलर होता है, मैं एंगल्स लिख देता हूं जिससे कि आपको याद रहे। अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो ए प्रॉपर्टी से तीनों ट्रायंगल, छोटे वाले दो और बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। अगर मैंने एबीसी ट्रायंगल लिखा तो ये सिमिलर किसके आ जाएगा? ए पी बी ट्रायंगल के, और तीसरा ये सिमिलर आ जाएगा मेरे पास बी पी सी ट्रायंगल के। अगर तीनों ट्रायंगल ये सिमिलर हो गए तो जो इनका एरियाज का रेशियो होगा वो इनके कोरोस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि 90 डिग्री के सामने, चलो एबीसी ट्रायंगल की 90 डिग्री के सामने वाली साइड देखो 25 का स्क्वायर रेशियो, इस वाले ट्रायंगल में 90 के सामने है 15 का स्क्वायर रेशियो, मेरे पास यहाँ पे 90 है, इसके सामने वाली साइड है 20 का स्क्वायर। इनके एरियाज का रेशियो मेरे पास ये आएगा। क्लियर हो गया? अगर मैं इनके एरियाज को और ज्यादा, यहाँ पे आप देखेंगे 5 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं काट भी सकता हूँ 25 बेसिकली। तो यहाँ पे 25 बचेगा मेरा, यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे 16 बचेगा। ये इनके एरियाज का रेशियो निकल के आएगा। अब जो बड़े वाला ट्राइंगल है उसका तो एरिया मुझे पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दूंगा, तो हाफ इंटू 20 इंटू में 15, ये किसके बराबर हो गया? 25 रेशियो के। तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा? डिवाइडेड बाय 25। और मुझे क्या बताना था? मुझे ये दो छोटे वाले ट्राइंगल है, इनके एरिया का डिफरेंस बताना था। इन दोनों के एरिया का डिफरेंस क्या होगा? 16 में से 9 को घटा दूं तो 7, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। और ये समझाने में टाइम लगा है, अगर ये मुझे डायरेक्टली करना होता तो ये क्वेश्चन हार्डली 20 से 25 सेकंड का ही था। अगर आप इसे एक बार देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको पता है कि तीनों ट्रायंगल सिमिलर बनेंगे, तो इसका एरिया इसकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ये इसके और ये इसके, और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना हमें आता ही है। चलें आगे। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो आप देखोगे चीजें कट रही हैं, ये 10 बचेगा, फिर 5 से काट दूंगा 5 और यहाँ पे 2 बचेगा, इस 5 से ये काटूंगा तो 3, 2 3 जा 6 इंटू 7 42 मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल था, ठीक है, एसएससी में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगले सवाल पे मैं चलता हूं। क्वेश्चन में कहता है क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास एबीसीडी, जिसमें ए बी बराबर है बीसी के, सी डी बराबर है डी ए के, ए सी बी डी दो डायगोनल्स हैं। हमें इस क्वाड्रिलेटरल, ये तो करा दिया मैंने सवाल ना, ये करा चुका हूं मैं, आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल कहता है कि एरिया बता दो बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो सबसे पहले 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स बना लेते हैं हम, एक सर्कल और एक और सर्कल। ये दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स, मतलब इनका सेंटर क्या होगा? सेम जगह पे होगा, ठीक है। इनके बीच का एरिया हमें बताना है, ये वाला एरिया हमें बताना है सारा। अगर जो आउटर सर्कल की एक कोड है वो इनर सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, तो आउटर सर्कल की एक कोड मैंने बनाई यहां पे जो इसे टच कर रही होगी, और इसकी लेंथ हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो ये क्या होगा? पाई। इसका अगर बड़े वाले सर्कल का रेडियस में क्या मान लूं? फिलहाल आर मान लूं। छोटे वाले सर्कल का एरिया रेडियस अगर मैं स्मॉल आर मान लूं, तो आप कहेंगे सर ये पाई आर स्क्वायर माइनस
पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई को लिखा हुआ है 22/7 लेना, तो 22/7 कॉमन ले लिया। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मुझे बताना है। अगर आप ध्यान देंगे, देखो टच कर रहा था जहां पे टेंजेंट है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, आपको समझ आ गया। मेरे पास अगर मैं बड़े वाले सर्कल के लिए देखूं, तो अगर मैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो क्या करेगा, इस वाले कोड को बाइसेक्ट भी करेगा। तो ये मेरे पास आर है, ये स्मॉल आर है, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी 7। और अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल के अंदर लगा दूं, तो मेरे पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7 के स्क्वायर के। और आंसर मेरा आ चुका है 22 इंटू में 7 154 होता है, जो बहुत बार हमने पढ़ा है। क्वेश्चन खत्म हो गया। चलें क्या आगे अब हम, ठीक है। इस तरह का सवाल एसएससी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है, आप में से आधे से ज्यादा लोगों ने आराम से कर भी लिया होगा। अगला सवाल क्या आता है, मेरे पास एक क्यूब है जिसकी जो एज है ना वो 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और उसके हर फेस पे एक 7 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाया गया है और उसे येलो पेंट कर दिया गया है। हमें अनपेंटेड रीजन का एरिया बताना है। अच्छा, अगर मैं क्यूब को ड्रॉ करता हूं तो वो कुछ इस तरीके का होता है ना। अब उसके हमने क्या करा, उसके हर एक फेस पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और उसे येलो पेंट भी कर दिया। तो ये सर्कल हर फेस पे बनाया और पेंट येलो कर दिया। हमें अनपेंटेड रीजन का एरिया बताना है। अब देखो सर्कल मैंने पूरा इसलिए क्यों ऐसे क्यों बनाया, आप देखेंगे यहाँ पे जो इसकी लेंथ थी 14 थी। अगर मुझे एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 7 हो तो डायमीटर 14 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा इसे कवर करेगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो इस तरीके का ही बनेगा। कितने फेस होते हैं एक क्यूब में, कितने सर्कल बनेंगे अगर क्यूब में सारे फेसेस पे बनाया, तो हमारे पास 6 फेसेस होते हैं। अब जो मुझे रिक्वायर्ड रीजन है वो है अनशेडेड रीजन, मतलब जो इसके अंदर नहीं आ रहा सर्कल के। वैसे तो आपको पता होगा एक स्क्वायर के अंदर अगर एक मैं सर्कल डालता हूं तो सर्कल और स्क्वायर, सर्कल का रीजन, अगर स्क्वायर का रीजन 14 है तो सर्कल का रीजन होता है 11 रेशियो, और जो खाली स्पेस बचता है एम्प्टी स्पेस उसका एरिया होता है 3 रेशियो। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने 1.5 घंटे की डाली हुई है जिसमें लीव वाले और इस तरह के बहुत सारे सवाल मैंने आपको कराए हैं। अगर आपको याद होगा तो वैसे कर सकते हैं। फिर प्रेजेंटली अगर आपको वो चीज भी याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्टली एक फेस का निकाल लेता हूं और उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो खाली स्पेस है उसका एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा 14 स्क्वायर माइनस 22/7, और रेडियस कितना है मेरे पास 7, इसका स्क्वायर। तो एक खाली, एक फेस पे कितना खाली पोर्शन है वो एरिया, और 6 फेस होते हैं तो इंटू में 6। यहां से काटूंगा 154, 196 में घटेगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 42 इंटू में 6, 6 2 जा 12, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 26, सॉरी 1 कैरी फॉरवर्ड 252। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, वरना अगर ये वाला मेथड आपको पता था तो आप डायरेक्टली कह सकते थे कि सर मेरे पास जो खाली स्पेस होगा उसका एरिया होगा 3/14, जो टोटल स्क्वायर का एरिया साइड 14 है तो 14 स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास क्योंकि 6 फेस है तो इंटू में 6। यहां से भी आप कर सकते थे तो तब भी आपका आंसर 252 मिलता। ठीक है, सिंपल फिगर थी तो हम बेसिक से या डायरेक्टली रेशियो से, कई बार मुश्किल फिगर आ जाती है उस केस में हमें रेशियो मेथड ही यूज करना पड़ता है। कई बार इस तरह की आपने फिगर देखी होगी, इस तरह की फिगर में भी ना अगर ये फिलिंग एरिया हो ये एम्प्टी एरिया हो तो रेशियो मेरा मेंटेन रहता है। तो इस तरह की फिगर, बहुत सारी फिगर्स मैंने आपको क्लासेस में कराई है। चलो, डायरेक्ट रेशियो मेथड से सेकंड्स में आंसर आता है। अब ये वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा एग्जाम में पूछा गया है। कहता है एक कोड ए बी है सर्कल पे जिसका सेंटर है O, ठीक है, और वो √3 टाइम्स है हाइट ऑफ द माइनर सेगमेंट। अब जैसे मैंने क्या करा है, एक सर्कल है उसके ऊपर एक कोड डाल दी है, ठीक है। जैसे ही मैंने कोड डाली तो ये मेरी माइनर सेगमेंट बन गई और ये जहां ज्यादा पोर्शन है वो मेरी मेजर सेगमेंट बन गई। सबको इसके बारे में पता है, कोड ए बी, ये मैंने कह दिया, चलो कोड मेरी क्या है ए बी। अगर मैं इसका सेंटर मान लू ये है, और अगर मैं इसका
कोड पे परपेंडिकुलर डालूं तो वो क्या करेगा, कोड को 2 इक्वल भागों में बांटेगा। और अगर इसी परपेंडिकुलर को मैं ऊपर लेके चला जाऊं तो जो ये माइनर सेगमेंट है ना ऊपर वाला, ये इसकी हाइट भी दे देगा। माइनर सेगमेंट की हाइट क्या होती है, क्या आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से? चलो मैं आगे बढ़ता हूं अब सवाल के अंदर। P इज द एरिया ऑफ सेक्टर OAB। ये O है, ये A है, ये B है। अगर इन लाइंस को ज्वाइन कर दिया जाए, यहां से ये ज्वाइन कर लिया, तो मेरे पास क्या बनेगा, एक ये पूरा का पूरा सेक्टर बन गया। ठीक है, इस सेक्टर का एरिया मैं पूरा ऐसे बना देता हूं। ये एरिया मुझे बोला गया है P है। Q एरिया है माइनर सेगमेंट का, तो जो ऊपर वाली सेगमेंट है इसका एरिया हमें Q रखा गया है। तो हमें वैल्यू बतानी है P/Q क्या होगा। और यहाँ पे √3 का मान और पाई का मान ये भी हमें बताया गया लेने के लिए। और जो मेरे पास इस कोड की लेंथ थी वो इसका क्या है, जो माइनर सेगमेंट की हाइट है इसका √2 √3 टाइम्स है, तो ये क्या हो गया 2√3h। यहां से लेके यहां तक की दूरी मुझे दे रखी है। क्या क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, अगर मुझे क्या निकालना है, P का मान निकालना है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो आपको क्या किस चीज की जरूरत है? आप कहेंगे सर मुझे ये वाले एंगल की जरूरत है, ये एंगल मिल जाए और मुझे ये रेडियस मिल जाए तो मैं इसका एरिया बता सकता हूं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 पाई इंटू में r²। ये एरिया का फॉर्मूला होता है। और अगर मुझे ये माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? आप कहेंगे सर एरिया ऑफ सेक्टर जो आपने निकाला उसमें से ही क्या कर दो माइनस, इस ट्राइंगल AOB का एरिया माइनस कर दो। क्या ये चीज समझ आ गई? अब सारी चीजें हमें एक एक करके निकालनी है, तो वो हम देखेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए, ओहो ऐसे नहीं बनेगी बात, थोड़ा सा आपको यहीं पे स्ट्रेच करके देखना पड़ेगा, जूम नहीं हो पा रहा। अब मेरे को देखो एक चीज तो समझ में आई कि अगर मैं ये 2√3 है यहां से परपेंडिकुलर डाला, बाइसेक्ट करेगा, तो मेरे पास ये वाली जो दूरी होगी ये क्या हो जाएगी, क्या ये √3h हो जाएगी? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, ये मेरे पास रेडियस है, ये पूरा भी मेरे पास रेडियस है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? क्या ये मेरे पास रेडियस -h हो जाएगी? यहां से लेके यहां तक की दूरी की मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं कि ट्राइंगल क्या है। ट्राइंगल कुछ इस तरीके का एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये वाली दूरी है √3h, ये है रेडियस, और ये वाली दूरी है मेरे पास रेडियस माइनस। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो मेरे पास कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो मेरे पास r² में से ये वाली वैल्यू हटाऊंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r² माइनस r-h का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा √3h का होल स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो r से r कैंसिल हो जाएगा, ये h बचेगा, और जब प्लस करेंगे तो 2r माइनस h बचेगा, और ये मेरे पास √3h² हो जाएगा। ठीक है, h से मैं h को एलिमिनेट कर सकता, 3h² हो जाएगा, सॉरी। तो इस h से h² 3h बचा, यहाँ 4h बनेगा, और अगर मैं सोल्व करूंगा तो r क्या आ जाएगा, 2h के बराबर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, अगर रेडियस आपको h के बराबर मिल गया, तो रेडियस 2h के बराबर मिल गया, तो ये h है, तो ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी मेरे पास, h के बराबर हो जाएगी। अब इस ट्राइंगल में अगर ये वाली दूरी h के बराबर हो गई क्योंकि रेडियस 2h हो गया, तो ये h है, ये h √3 है। ट्रिग्नोमेट्री में कहा पढ़ते हैं आप ये? आप कहते हैं सर ये वाली साइड 1:, ये √3 रेशियो कब होती है, जब ये एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है ना। अगर ये वाला एंगल मेरे पास 60 डिग्री का, तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? ये पूरा एंगल मेरे पास यहां पे ये बन जाएगा कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। क्या ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, वरना अगर आपको यहां पे भी दिख रहा था, ध्यान रखो इस बड़े ट्राइंगल में अंदर मैं पूरा बड़ा अगर A
बी और ओ ट्राइंगल ले लूं तो ये मेरे पास 2h√3 है और रेडियस क्या आ गया 2h आ गया। तो साइड √3 टाइम्स सामने वाली साइड कब होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल में, जब ये वाला एंगल 120 डिग्री का होता है। ठीक है, तो मेरे पास h की फॉर्म में मुझे रेडियस भी मिल गया, मुझे सेंट्रल एंगल भी मिल गया, क्योंकि रेशियो पूछा है तो h से h वाला पार्ट कट जाएगा, तो डायरेक्टली मैं अपना आंसर निकाल सकता हूं। अब क्वेश्चन मेरा कंपेरेटिवली काफी इजी हो गया, तो मैं पुट कर लेता हूं। थीटा अगर मेरा 120 डिग्री आ गया तो ये आएगा 1/3। इसे रेडियस को की फॉर्म में रखना चाहो रेडियस की फॉर्म में, रेडियस की फॉर्म में रख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, अगेन मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यहां पे माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो ये ट्राइंगल है एओबी, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू में जो एंगल से जुड़ी हुई दोनों साइड्स होती है उनका स्क्वायर, आर का होल स्क्वायर, इंटू में मेरे पास क्या होगा साइन थीटा, साइन 120, साइन 120 इज नथिंग बट साइन 180 माइनस 60, जिसे मैं साइन 60 भी लिख सकता हूं। तो अगर ये यूज कर लूंगा मैं तो मेरे पास हाफ आर स्क्वायर इंटू में साइन 60 का मान होता है √3/2। सोल्व करेंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, मेरे पास 1/3 पाई है, इधर नीचे भी 1/3 पाई है, और यहाँ पे हाफ √3/4। तो रिजल्ट मेरे पास, मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, जो वैल्यू है एडिटिव लिख देता हूँ, 1/3 पाई 1/3 पाई माइनस √3/4। अब जो जो वैल्यूज बताई गई थी वो लिख देते हैं, 1.7 और 3.1। एलसीएम ले लूंगा तो 12 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 3 पाई माइनस 3√3, और डिनोमिनेटर में 12 है, इधर 3 काटूंगा तो उधर बचेगा 4 पाई, 4 इंटू में 3.14, और यहाँ पे 3 इंटू में 3.14 माइनस में 3√3 डेट इज 3 इंटू में 1.7 जो आ जाएगा 5.1। सॉल्व करेंगे, 14 3 जा 42, 4 कैरी फॉरवर्ड 9 13, 3 3 जा 9 सॉरी, माइनस 5.1, और यहाँ पे 14 4 जा 56, ये मेरे पास वैल्यू निकल, थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये 4 पाई था यार, सॉरी। तो यहाँ पे मेरे पास 12.56 ये आएगा नीचे। अच्छा, जब ये वाली मैं सोल्व करूंगा कैलकुलेशन, चारों ऑप्शंस को देखो एक बार क्या क्या दे रखे हैं, 1.4 1.7 2.2 2.6। अब ये 7 का दुगना तो होता है 14, तो 14 तो जा नहीं रहा, तो 2 से कम ही होगा, और 7 का 1.5 करता हूं तो लगभग 10.5 11 के आसपास जा सकती है। अगर 7.46 का करूंगा तो 1.5 से भी ज्यादा वैल्यू होगी, तो 1.7 अप्रोक्सीमेट मेरा सही आंसर जाएगा। अगर ऑप्शन से मैं जाऊं तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अच्छा सवाल था, ध्यान से इसे देखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फ्यूचर एग्जाम्स में मदद करेगा। और आपको यह भी याद रखना है कि एक सेगमेंट जो होती है उसकी हाइट क्या होती है। अगला सवाल मेरे पास देखो, एक पाई चार्ट है, ठीक है, पाई डायग्राम कहा गया है, जिसके अंदर सेंट्रल एंगल का रेशियो जो होगा वो ऐसा है 2:3:7:5:1। कहता है अगर P एरिया है स्मॉलेस्ट सेक्टर का और Q एरिया है लार्जेस्ट सेक्टर का, तो P प्लस Q का मान क्या होगा। अच्छा देखो, सेक्टर बनाने वाली बात क्या होती है, अगर मेरे पास एक सर्कल दे रखा है, सेक्टर कैसे बनेंगे इसके अंदर, मैं अगर ऐसी लाइन जोड़ दूं, ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसे 5 सेक्टर्स में स्प्लिट कर दिया। तो जो सेंट्रल एंगल होता है ये कितने डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और एरिया मेरा इस एंगल पे डिपेंड करता है, जो सेक्टर का एंगल होता है उससे हम एरिया को निकालते हैं। हमसे कहता है कि P क्या है, स्मॉलेस्ट सेक्टर का एरिया। अगर मैं देखूं यहाँ पे इस रेशियो में पूरा सेंट्रल एंगल मेरा बांटा हुआ है सेक्टर्स में, तो टोटल इसका कंबाइंड कितना हो जाएगा 2 + 3 5,
5 और 7 12 और 8 18, 18 रेशियो। ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? क्या ये 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, आप चाहें तो एक रेशियो का मान निकाल लें, वरना उसकी जरूरत नहीं है। मुझे पता है 18 रेशियो 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, बात खत्म हो गई। हमसे पूछा है कि अगर P स्मॉलेस्ट सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है वो क्या होगा? 1 रेशियो, और लार्जेस्ट सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है Q तो वो होगा 7 रेशियो। तो हमें P प्लस Q का मान बताना है, तो 7 + 1 8 रेशियो, टोटल 360 किसके बराबर है? 18 रेशियो के, तो 18 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यही मेरा एरिया हो जाएगा। रेडियस 7 दे रखा है, अगर रेडियस 7 होता है तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एरिया उस केस में होता है मेरे पास 154 डिग्री, ये याद कराया है आपको, तो इंटू में 154, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहां पे आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 9। सोल्व करेंगे 154 इंटू में 4, 616 डिवाइडेड बाय 9, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया? θ/360 पाई आर स्क्वायर हम एरिया के लिए निकालते हैं, लेकिन जब यहाँ पे मुझे रेशियो में दे रखा है 18 डिग्री 360, 18 रेशियो 360 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायरेक्टली 360 की जगह 18 लिख दिया। जो मुझे पोर्शन चाहिए, जितना एरिया चाहिए, वो मैंने डायरेक्टली ऐड करके लिख दिया। क्लियर है या नहीं है? इसे जिसे भी कंफ्यूजन है, मान लो ये मेरा था 1 रेशियो और ये मेरा था, मान लो लास्ट में सबसे बड़ा था मेरे पास, ये मान लो 7 रेशियो है। इन दोनों को मैं मिला के भी तो एक सर्कल बना सकता हूं। मैं कहता हूं ये 1 रेशियो मैं यहाँ पे ले लेता हूं और 7 रेशियो यहाँ पे ले लेता हूं, तो एक बड़ा सेक्टर बना देंगे जिसका सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा? 8 रेशियो। टोटल 360 क्या है? 18 रेशियो, तो 8/18 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यही क्या है मैंने। चलो अगला सवाल मेरे पास सेम क्वेश्चन है, उसी पे बनाया गया है। P अगर पेरीमीटर है स्मॉलेस्ट सेक्टर का, तो 9P का मान बता दो। अगर मैं इसे सोल्व करूं तो मैंने अभी सम निकाला था 18, ठीक है, तो एक सेक्टर अगर मैंने बनाया स्मॉलेस्ट जो है 1 रेशियो, ये पूरा है 18 रेशियो, हमें इसका क्या बताना है? इसका पेरीमीटर, जो छोटे वाला सेक्टर है इसका पेरीमीटर है मेरे पास P, हमें 9P का मान बताना है। तो पहली चीज तो चांसेस है मेरा आंसर 9 का मल्टीपल हो, चलो, लेकिन वो भी हो सकता है डिनोमिनेटर में कहीं आके कट जाए, तो छोड़ देता हूं। P का मान क्या होगा? अगर ये पूरा का पूरा होता तो इसका मेरे पास सरकमफ्रेंस कितना होता? 2πr। लेकिन अगर मैं इस आर्क लेंथ की बात करूं, ये जो छोटी सी लेंथ है, ये होता है मेरा θ/360 इंटू में 2πr। अब यहां पे थीटा कितना है? 1 रेशियो, 360 18 रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटू में 2πr। ये तो मेरी क्या आई? आर्क लेंथ आई। लेकिन इसमें मुझे क्या और जोड़ना पड़ेगा? हमसे पेरीमीटर का है ना, तो पेरीमीटर में तो मेरे पास ये वाली लेंथ भी आएगी, रेडियस, और ये वाला भी आएगा, तो इसमें ट्वाइस इंटू में रेडियस को भी मुझे जोड़ना पड़ेगा। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 9 1/18 2 इंटू में 22/7। 2πr क्या होता है? अगर मेरे पास रेडियस 7 होता है तो 2πr 44 होता है, ये वैल्यू भी आपको याद होगी, तो डायरेक्टली 44 लिखेंगे, प्लस 2 इंटू आर, ये हो जाएगा 14। अगर थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दूं, 2 से काट दूंगा तो ये 22 आ जाएगा और ये मेरे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये एलसीएम लूंगा 9, तो 9 से ये 9 कट जाएगा, लेकिन 9 इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 22 + 14 इंटू में 9 होता है 126, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 158। क्लियर हो गया सभी लोगों को? ऑप्शन में है क्या? 148, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चले आगे, क्वेश्चन सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल आ गया, फटाफट से देखिएगा क्या दे रखा है। और इस क्वेश्चन पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है, तीनों क्वेश्चन मैंने लिख दिए, ऑप्शंस में दिखा दूंगा आपको, ठीक है, अभी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन मैं जब क्वेश्चन सोल्व करूंगा, क्योंकि मैं तीनों एक साथ सोल्व करूंगा, तो मैं बार बार ऑप्शंस नहीं देखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ये, ठीक है, इसी तरीके से फिगर बना रखी है। इसके अंदर कहता है कि ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, और ये फिगर जो है मेरी स्क्वायर है। अगर स्क्वायर होगी तो सारी साइड इक्वल होंगी, तो ये x ऐसे मान लो। ये वाली साइड मुझे दे रखी है, ये 8 दे रखी है, ये वाली साइड मुझे 6 दे रखी है, और ये वाली साइड मुझे 10 दे रखी है। अब इससे रिलेटेड मुझे 3 सवाल पूछे गए हैं। ये ट्राइंगल है कि भैया एरिया ऑफ स्क्वायर बता दो, 10 अल्फा + 10 बीटा बता दो, और एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE बता दो, CDE बता दो। ये सारी चीजें मुझे निकालनी है, मतलब एक तरीके से सारी इंफॉर्मेशन मुझे इस फिगर के बारे में चाहिए। ये चाहते हैं कि मैं इतना सोल्व करूं,
3 क्वेश्चन है तो छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन होता शायद एरिया पूछ लेता तो थोड़ा कई बार कुछ लोगों को लेंदी लगता, तो बाद के लिए छोड़ते, अदरवाइज ट्राई करेंगे। अब मैं देखो ये 8 दे रखा है, ये 6 दे रखा है और ये मुझे 10 दे रखा है। सबसे पहले तो ये ट्रिपलेट बना रहे हैं, ये आप समझ गए, ये हाइपोटेन्यूस होगी तो क्या ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये एंगल अल्फा, ये 90 डिग्री मुझे पता ही है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। ये 90 माइनस अल्फा, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री होगा। अगर तो आप कहेंगे सर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? क्या मैं ये वाला एंगल अल्फा निकाल सकता हूं? अगर ये अल्फा हो गया, ये 90 है, तो बीटा क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। क्या इतनी चीज आप सभी लोगों को समझ में आ गई? अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो आपको ये भी दिख गया होगा कि यहाँ पे मेरे पास ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर भी बन जाएंगे, क्योंकि तीनों कोण बराबर हो गए। ठीक है, नीचे वाला और ये वाला। ठीक, ये देखते देखते हमें समझ में आ रहा है। और ये अगर मैं साइड को x मान लूं तो ये भी x होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये भी x होगा, ये भी x। ये वो चीज है जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है कि क्वेश्चन में क्या है, ये चीजें अपने आप ही माइंड में आ जाएंगी कि भैया ऐसा ऐसा कुछ होगा। अब सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। एक तो है tan अल्फा प्लस tan बीटा पूछा है, तो मुझे पता चल गया tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। तो मैं कह सकता हूं ये कुछ और नहीं है, tan 90 माइनस अल्फा कोट अल्फा होता है, तो मुझे यहाँ पे tan अल्फा प्लस कोट अल्फा पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी और सारी चीजें मुझे निकालनी पड़ेंगी, उसके लिए मुझे सबसे पहले साइड निकालनी पड़ेगी कि ये साइड क्या होगी, है ना, x का मान, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए। कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं इन दोनों ट्रायंगल में रिलेशनशिप बन रही है, वही यूज करेंगे। हो सकता है और भी मेथड्स हो करने का, लेकिन अभी फिलहाल यही दिमाग में आ रहा है। मैं क्या कर लेता हूं, ये वाली साइड x है, ये 8 दे रखा है, ठीक है, इसे फिलहाल मैं मान लेता हूं, चलो ये वाली साइड है मेरे पास b, कोई दिक्कत नहीं। ये x है, ये वाली साइड को क्या मान लेता हूं मैं? x माइनस बी मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं देखूं, मैंने कहा ये दोनों ट्राइंगल क्या है? आपस में सिमिलर है, तो क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 90 के सामने वाली साइड क्या है? मेरे पास 8 है, नीचे वाले ट्राइंगल में। बड़े वाले ट्राइंगल में 90 के सामने वाली साइड क्या है? मेरे पास 6 है, सॉरी ऊपर वाले में। अब नीचे देखता हूं मैं, अल्फा के सामने वाली साइड क्या है? b है, और यहां पे अल्फा के सामने वाली साइड नहीं पता, तो अल्फा का सामना नहीं लेता मैं, 90 माइनस अल्फा के सामने वाली साइड ले लेता हूं। यहां पे 90 माइनस अल्फा के सामने क्या है? x है, और यहां पे 90 माइनस अल्फा के सामने है मेरे पास x माइनस, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास, मान लो 4 इधर ले गया, 3 ले गया, x माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स कर दिया, तो ये मेरे पास 1 माइनस बी बाई एक्स, ये किसके बराबर? 3/4। और यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा 1 माइनस 3/4 डेट इज 1/4, ये किसके बराबर आ गया? b बाई एक्स के बराबर आ गया। ठीक, क्या ये रिलेशनशिप समझा? अगर b और x के बीच में रिलेशनशिप मिल गई तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी मैं कर सकता हूँ। और b बाई एक्स निकालने का मेन रीजन ये भी है क्योंकि b बाई एक्स कुछ और नहीं है, ये tan अल्फा है। b बाई एक्स क्या है? tan अल्फा है, नहीं है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस नीचे वाले ट्राइंगल में। तो ये क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। tan अल्फा क्या हो गया? 1/4, कोट अल्फा इसका क्या हो जाएगा? 4/1। तो ये वाला आंसर तो मेरे पास आ चुका है, ये हो जाएगा 17/4। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आगे इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर निकाल लेते हैं बड़े आसानी से। ये अगर 4 रेशियो, ये 1 रेशियो, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डेट इज 17x स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके बराबर? 8 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और x का मान कितना हो जाएगा मेरे पास? 8/√17 आएगा या नहीं आएगा? तो मेरे पास स्क्वायर की साइड भी मिल गई। हमसे पूछा है क्या? सॉरी, ये x का मान मिला है ना, इस साइड तो मेरे पास 4x, गलत लिख दिया मैंने थोड़ा सा, इसे मैं 4y, इसे 1y मान लेता हूं, इसे 4y मान लेता हूं, तो मेरे पास 17y स्क्वायर होगा। तो y का मान मेरे पास ये आ गया, और x क्या है? 4y के बराबर, तो ये 32/√17 आएगा साइड ऑफ स्क्वायर। अगर ये 32/√17 है तो यहां पे ये आ जाएगा 32/√17 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1024 डिवाइडेड बाय 17। एरिया भी मिल गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, CDE। अब इसमें तो कुछ रह ही नहीं गया, आप कैसे कर लोगे? बड़े आसानी से आप कहोगे सर ये वाली x का मान मिल गया, मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी है? √32/√17।
इसमें इसमें और इस वाली साइड में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं मैं, लगा लूंगा तो ये वाली साइड मिल जाएगी। ये वाली साइड कितनी आ गई मेरे पास, 10 स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 1024 डिवाइडेड बाय 17, यही आएगा। 1700 माइनस 1024 ये आ जाएगा मेरे पास 676 डिवाइडेड बाय ये 17, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 26 बाय रूट 17 आ जाएगी। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे, तो हाफ इंटू में बेस है मेरे पास 26 बाय रूट 17 और यह है 32 बाय रूट 17। खत्म हो गया क्वेश्चन। 13 टू जा 26, 2 कैरी फॉरवर्ड 41 डिवाइडेड बाय 17, 416 डिवाइडेड बाय 17 मेरा आंसर आ गया। तीनों क्वेश्चंस मैंने एक ही जगह सोल्व कर दिए। अब एक बार तीनों क्वेश्चंस के ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल था मेरे पास, ये हमारा आंसर क्या आया था 1024 डिवाइडेड बाय 17। सेकंड क्वेश्चन था ये जिसमें हमारा आंसर था 17 बाय 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। थर्ड क्वेश्चन ये था, इसमें आंसर आया था 416 डिवाइडेड बाय 17। आई होप सभी लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए। क्वेश्चन देखिए फटाफट से, अच्छा सवाल है। इस पे बेस्ड दो क्वेश्चंस है हमारे पास। मेरे पास कहता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है AB, इसके ऊपर हमने दो परपेंडिकुलर लाइन बनाई, एक बनाई PQ और एक बनाई RS। तो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। P को S से ज्वाइन कर दिया, R को Q से ज्वाइन कर दिया, तो M पॉइंट पे टकराए। M से एक परपेंडिकुलर नीचे डाल दिया तो MN क्या हो गया, AB पे परपेंडिकुलर डल गया। कुछ इस तरीके की फिगर है जिसमें हमें PQ का मान कह दिया कि ये 5 है और RS का मान हमें 3 दे रखा है। ठीक है, हिंदी वाले ध्यान रखना, ये इधर भी है। हमें एक तो मान बताना है MN का और एक हमें रेशियो बताना है। किसका, दो ट्रेपीजियम है उनके एरिया का रेशियो। एक ट्रेपीजियम मेरे पास है ये, इसका एरिया का रेशियो इसके एरिया के रेशियो के कोरस्पॉन्डिंग बताना है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जिनके बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो किस तरीके से कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब हमें ये वाली साइड निकालनी हो तो ये वाली साइड कुछ और नहीं होती, मैं आपको रिजल्ट प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। अगर इस वाली साइड को मैं x मान लूं और इस वाली साइड को मैं y मान लूं, तो जो ये वाली साइड होती है ये होती है 1/x प्लस 1/y के बराबर। तो डायरेक्टली पुट करके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। और जो ये QN का रेशियो होता है, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग होता है, इसका रेशियो ये इस साइड के रेशियो के कोरस्पॉन्डिंग होता है। तो मैं इसे x रेशियो मान सकता हूं अगर ये x माना है, और ये NS क्या होता है, ये y रेशियो को कोरस्पॉन्ड करता है। तो अगर मुझे ये वैल्यूज मिल गई तो मैं इन ट्रेपीजियम, क्योंकि ये दो ट्रेपीजियम बनेंगे, इनके एरिया का रेशियो भी निकाल पाऊंगा। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और जो ये मैंने रिजल्ट्स आपको बताए हैं ये भी कैसे आए ये भी एक बार प्रूव करके बता दूंगा, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन आपको आगे तक भी ना रहे। चलो, मैं मान लेता हूं कंसेप्ट ही मैं आपको सिखा रहा हूं क्या क्या है। एक चीज तो मैंने ये कही है आपको कि भैया अगर ये वाली साइड x है और ये वाली साइड y है, तो फिलहाल इस वाली साइड को z मान लेते हैं। तो पहला रिजल्ट मेरा क्या याद रखना है आपको कि 1/z बराबर होता है 1/x प्लस 1/y के, या फिर आप ऐसे भी याद रखते हैं कि z जो होता है वो होता है xy अपॉन में x प्लस y। फर्स्ट रिजल्ट तो ये हो गया। दूसरा रिजल्ट मैंने क्या बताया, PQ या फिर x बाय जो PQ बाय QN, ये वाली साइड डिवाइडेड बाय ये वाली साइड, PQ डिवाइडेड बाय RS, ये बराबर होगा मेरा किसके बराबर, QN रेशियो NS। एक चीज आपको ये याद रखनी है, ठीक है, और ये दोनों पता है तो दोनों क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। तो फटाफट से पहले मैं आपको ये कंसेप्ट करा देता हूं, या पहले क्वेश्चंस करा देता हूं फिर कंसेप्ट को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चंस करा देता हूं फटाफट से। जैसे ये वाला सवाल है, मुझे MN का मान बताना है, ये 5 है और ये 3 है, तो मैंने बताया ये हो जाएगा 5 × 3 डिवाइडेड बाय 5 + 3, और आंसर आ जाएगा मेरे पास 15/8। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास ये, इसके अंदर मुझे इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया रेशियो, जो ये वाला ट्रेपीजियम है इसका रेशियो बताना है। तो मैंने क्या कहा, अभी मैंने क्या क्या चीजें ऑलरेडी निकाल ली है, ये 5 था, ये 3 था,
ये वाली वैल्यू मेरे पास 15/8 निकल के आई थी। मैंने कहा आपको जो दिस डिवाइडेड बाय दिस किसके बराबर होता है, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो मैं कह सकता हूं ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 5y मान लेता हूं फिलहाल, या कुछ भी 5a, कोई भी रेशियो मान लो, 5a मान लिया मैंने, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 3a हो जाएगी, ये वाली साइड का रेशियो। ठीक है, ये इस तरह से स्प्लिट होंगे। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, अगर मैं पहले वाले ट्रेपीजियम, पिंक वाले ट्रेपीजियम को देखूं तो ये हो जाएगा मेरे पास हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 5 + 15/8 इंटू में हाइट, हाइट क्या है मेरी 5 है, डिवाइडेड बाय 1/2। ये वाला ट्रेपीजियम सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली साइड दोनों पैरेलल है और ये इनकी हाइट की तरह काम करेगा, 3 + 15/8 इंटू में 3। सोल्व करूंगा, हाफ से हाफ कैंसिल, 8 × 5 = 40, 55/8 इंटू में ये a से a कट गया तो 5, और यहाँ पे मेरे पास क्या है 24 + 15 दैट इज 39 डिवाइडेड बाय 8 इंटू में 3। यहाँ से ये कट जाएगा और कुछ आगे कट नहीं रहा, 55 × 5 275, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 117। क्या क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया? तो ये मेरे पास आंसर आ गया, राइट। अब ये दोनों जो मैंने रिजल्ट्स बताए ये कैसे आए ये देख लो, जिससे कि जिन्हें नहीं पता वो आराम से कर पाए। जिन लोगों ने कंसेप्ट्स पढ़ रखे हैं कोई दिक्कत नहीं, वो डायरेक्टली वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। चलो फिलहाल मैं इसे मान लेता हूँ, ये वाली साइड को a और इस वाली साइड को मैं मान लेता हूँ b, कोई दिक्कत किसी को भी। अगर मैं कोई भी एक ट्राइंगल ले लो आप, मान लो मैंने ये बड़े वाला ट्राइंगल ये कंसिडर कर लिया, ठीक है, और एक ट्राइंगल ये वाला कंसिडर कर लिया छोटा वाला, ये दोनों सिमिलर होंगे, बिल्कुल होंगे, ये 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल कॉमन हो गया दोनों में, तो दोनों ट्राइंगल ए प्रॉपर्टी से सिमिलर, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल की साइड ले लूं a + b, छोटे वाले ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आएगी, मेरे पास b आएगी, ये बराबर हो जाएगा बड़े वाले की, इसके एंगल के सामने वाली साइड है मेरे पास x और इसके सामने वाली साइड है z, इसके बराबर हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं एक और ट्राइंगल ले लूं अगर ये, तो इसमें भी ये छोटे वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, सेम, ये 90 डिग्री और ये से थीटा मान लो एंगल, और ये 90 डिग्री और ये वाला एंगल थीटा, तो दो एंगल कॉमन हो गए, इक्वल हो गए, तो सिमिलैरिटीज, सिमिलर ट्राइंगल्स। और यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप कहेंगे सर बड़े वाले ट्राइंगल में साइड a + b है और उसके नीचे कॉरस्पॉन्डिंग छोटे वाले ट्राइंगल में साइड a आ जाएगी, और यहाँ पे मेरे पास y और छोटे यहाँ पे आ जाएगा z। क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब a + b इधर भी है, a + b इधर भी है, मैं कॉमन ले लेता हूँ थोड़ा सा, एक काम करते हैं, चलो अगली लाइन में लिखता हूँ, यहाँ से a + b का मान मेरे पास कितना आया, x इंटू b डिवाइडेड बाई z, यहाँ से a + b का मान मेरे पास आएगा y इंटू a डिवाइडेड बाई z। ये दोनों इक्वेट कर देंगे, अगर मैंने दोनों को इक्वल करा तो आप ध्यान देंगे z से z कट जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा xb = ya, और यहाँ पे मेरे पास a/b किसके बराबर आ गया है, x/y के बराबर आ गया। यही मैंने रिजल्ट लिखा था। ये क्या है मेरे पास PQRS, ये x है, ये y है, और ये a है और ये b है। क्लियर हो गया पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट अगर मुझे निकालना है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इक्वेशन इनमें से उठा लो आप और उसमें वैल्यूज पुट ही करनी है। मान लो ये वाली इक्वेशन मैंने निकाल ली, इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास a + b/b है, ठीक है, a/b बचेगा मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा प्लस में 1, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी x/z के बराबर। a/b किसके बराबर है, x/y के बराबर है, तो यहां से मैं इसे x/y लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये x + y डिवाइडेड बाय y, ये किसके बराबर, x/z के बराबर आ जाएगा,
और यहां से सिंप्लीफाई करूंगा, जेड मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। क्या यही चीज लिखी है मैंने, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। इसे सिंप्लीफाई कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, 1/z मेरा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, जो कि कुछ और नहीं 1/x प्लस 1/y बनेगा। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो, वरना और भी रिजल्ट था, इन दोनों को इन्वर्स करके ऐड कर देता तब भी मुझे सेम रिजल्ट मिल जाता। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। दोनों रिजल्ट याद रख लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली आप क्वेश्चंस कर पाएंगे फ्यूचर में, इस तरह के सवाल आपके सीडीएस एग्जाम में पूछे गए तो। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास बहुत अच्छा सवाल है। ये एक फिगर दे रखी है मुझे, इसमें एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर एक सर्कल डाला गया है जिसका रेडियस हमें दे रखा है 2। ठीक है, एम दे रखा है मुझे 2 रेशियो, ये वाली साइड मुझे दे रखी है 3 रेशियो। अब हमसे आगे और चीजें पूछी गई है इसमें कि भैया ये बता दो, पहला क्वेश्चन ए बी प्लस बी सी बता दो, दूसरा क्वेश्चन इसका रेडियस बता दो, एक तीसरा क्वेश्चन इसका रेडियस बता दो। ठीक है, ये 3 चीजें हमें निकालनी है। क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया सभी लोगों को, एक बार पढ़ लो फिर हम आगे एक एक करके सोल्व करेंगे। चल, सबसे पहली चीज मेरे पास क्या है, हमें बताना है ए बी प्लस बी सी। मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ, मेरे को ये रेडियस दे रखा था 2, तो मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर होगा क्योंकि टच कर रहा है, टेंजेंशियल जा रही है। यहाँ से देखूंगा तो परपेंडिकुलर है, ये भी 2 हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2, ये मुझे समझ में आ गया। ठीक है, ये वाली लेंथ मुझे दे रखी थी क्या, 2 है, 2 रेशियो था 2x मान लिया, ये 3 रेशियो दे रखा था तो 3x मान लिया। ठीक, ये चीजें दे रखी है। आप मुझे एक प्रॉपर्टी बताओ, हमने पढ़ रखी है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे 2 टेंजेंट डाली जाए तो उनकी लेंथ बराबर होती है, पढ़ा है ये। अगर ये प्रॉपर्टी मैं यूज कर लूं तो आप सी पॉइंट को देखो, यहां से लेके यहां तक एक टेंजेंट जा रही, इसकी लेंथ 3x है, तो ये भी 3x होगी या नहीं होगी। ऐसे ही अगर इस पॉइंट से देखूं मैं, तो मेरे पास एक लेंथ ये जा रही 2x, तो क्या ये भी 2x होगी, होगी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो कुछ चीजें और मुझे मिल गई। अब मुझे मान किसका बताना है, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा ए बी प्लस बी सी, तो मुझे मान बताना है यहां पे 2 प्लस 3x प्लस में 2 प्लस 2x, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5x प्लस 4। ठीक है, ये निकालना है। अब चलो पहले क्वेश्चन के एक बार ऑप्शंस पे आ जाते हैं हम। पहले क्वेश्चन के मेरे पास ऑप्शंस दे रखे हैं, ये ए बी प्लस बी सी का मान ये किसके बराबर आया, मैंने कहा आपको 5x प्लस 4 के बराबर आया। अब चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से सोल्व ना करना चाहें क्योंकि थोड़ा लंबा हो सकता है, डायरेक्टली आपको बताना हो तो कौन सा आंसर मेरा इस क्वेश्चन का सही आएगा। आप कहेंगे सर ये इंटीजर वैल्यूज में अगर मैं x को एक इंटीजर वैल्यू मान के देखूं तो अगर x 1 होता तो 5 प्लस 4 9 आंसर आ जाता मेरा, है ना। अगर x 2 होता तो 14 आ जाता, x 3 होता तो शायद 3 इंटू 5 15 और 4 19 आ जाता। ऐसे ही कुछ होता अगर x इंटीजर होता, और x का इंटीजर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। तो मेरा आंसर क्या आएगा, चारों ऑप्शन में दिख रहा है 14, तो इसके प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई या नहीं हो गई। तो इसका मतलब अगर ये 14 आ रहा है तो x का मान क्या आ गया, मेरे पास 2 आ गया। कहीं ना कहीं मैं मान के क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं अगर ऑप्शन से चला जाता। दूसरी चीज आप ये कहेंगे सर अगर x इंटीजर भी नहीं होगा तो डिनोमिनेटर में x के मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो अगर x की वैल्यू समथिंग डिवाइडेड बाय 5 आ गई तो जो आप चीज बोल रहे हो वो गलत साबित हो जाएगी, है ना। तो इसके चांसेस रेयर है, लेकिन ये केस भी हो सकता है। तो डायरेक्टली इस पे रिलाई करके मैं आंसर मार्क हो सकता है ना करूं। ठीक है, अगर टाइम की बहुत ही ज्यादा कमी हो मेरे पास तो मैं इस तरीके से भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता था। पहली चीज तो ये हो गई। तो एक तो इस तरीके से देख सकते थे तो आपको x2 मिल जाता, तो बाकी चीजें आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाती इस क्वेश्चन में अगर आपको x डायरेक्टली 2 दिख गया। ठीक है, अब मैं कहता हूं भैया चलो छोड़ो, मैं इस मेथड से नहीं जा रहा, मैं दूसरा मेथड देखता हूं इसे करने के लिए। तो हमारे पास क्या चीज हो सकती थी दूसरा मेथड अगर मैं इसे देखता हूं करने के लिए। तो मेरी दूसरी अप्रोच यहां पे होती, मैंने आपको एक ट्राइंगल बहुत बार पढ़ाया है, मैंने आपको कहा है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर अगर मेरे पास एक इंसर्कल डाल दिया गया, 3 4 5 वाला ट्राइंगल आपने बहुत बार पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि इसके अंदर जो होता है
इन रेडियस उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना, ये चीज पढ़ी हुई है। यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, इन रेडियस 2 दे रखा है। हो सकता है कि क्या आप तैयार इसी से मैच कर जाए और मेरे लिए चीजें आसान बन जाए। और अगर मैं इसी से मैच करा के देखूं तो ये क्या हो गया, रेडियस का 2 गुना हो गया, ये 2 हो गया। अगर ये 2 हो गया तो ये कितना होगा, 6 होगा, ये 8 होगा और ये 10 होगा। रख के देख लो वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। मान लो यहां पे इसे मैंने 8 बनाया तो x का मान क्या आया, 8 माइनस 2 6/3 डेट इज 2। यहां पे x को 2 रखा तो 4 और 2 6 बन गया। सेटिस्फाई कर रहा है 5x, 5 इंटू 2 10। सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है। आप इस तरीके से देख सकते हो। क्लियर है या नहीं है। तीसरा तरीका क्या है हमारे पास, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे बिल्कुल बेसिक से। अगर आप करेंगे तो आप कहेंगे सर ये 5x का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास 25x स्क्वायर आ गया। यहां पे 4 और 9 13x स्क्वायर हो जाएगा। फिर मेरे पास यहां पे 4 और 4 8 हो जाएगा। फिर मेरे पास 8x और यहां पे 12x 20x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे पास 12x स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा मेरे पास 20x प्लस 8 के 2 से काट दूंगा तो ये 6x स्क्वायर, यहाँ पे 10x बचेगा, इधर आके माइनस 10x, और क्या ये मेरे पास यहाँ पे माइनस 8 के बराबर हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई। बल्कि आप 4 से काट देते इसे तो मेरे पास आ जाता है ये 3x स्क्वायर माइनस 5x और यहाँ पे मेरे पास माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, 2 माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व करना है। 5x को कैसे ब्रेक करें कि 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर बन जाए तो आप कहेंगे सर माइनस 6x और 1x में ब्रेक करेंगे तो माइनस 6 और 1 लिख दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम टाइम में कैसे सोल्व करनी है, अगर वो ट्रिक्स वाली वीडियो देखें तो आप डायरेक्टली कहेंगे सर x का मान क्या हो जाएगा, ये माइनस लगा के -6 जो यहाँ पे होता है और एक्स स्क्वायर का ऑप्शन डेट इज 3, तो ये वैल्यू आ गई 2। या तो ये होगा या फिर x क्या होगा माइनस, फिर यहाँ पे प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो x का मान आ गया 2। बेसिक से करेंगे तो आप इस तरीके से x का मान निकाल सकते हैं। चलूं क्या आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना। तो मेरे पास x का मान मिल गया तो मेरे पास कुछ और चीजें शॉर्ट हो गई कि भैया ये मेरे पास 6 और ये 2 8 बन गया, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 4 और ये वाली वैल्यू मेरे पास 6 बन गई, और ये मेरे पास क्या बन गया 10 बन गया। चलें आगे। देखिए ध्यान से एक बार, कोई कंफ्यूजन है तो चेक करिए। अब हमारे पास सवाल है ये कि भैया आप ये O2 इस सर्कल का इसका रेडियस बता दो, तो कैसे सोल्व करेंगे इसका। देखो मेरे पास ये है 6, ये है 8, ये है मेरे पास 2, ये है मेरे पास इसका कुछ रेडियस रहा होगा जिसे मैंने नाम दे दिया से फिलहाल r, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे ये वाली वैल्यू भी 2 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू मेरे पास 6 हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें जो ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, इस एंगल को थीटा मान लो, तो ये वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अभी कई बार डिस्कस कर लिया इस टाइप का कि ये कोएंगल कॉमन 90-90, तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा, ठीक। अच्छा अब आगे सोल्व करते हैं इसे। मेरे पास यहाँ पे ये 2 है, ये 6 है। अगर ये वाली पूरी की पूरी साइड निकालने की कोशिश करूं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकता हूं।
ये मेरे पास हाइपोटेनियस होगा 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज √40, तो ये 2√10 आ जाएगा मेरे पास, है ना। अब यहाँ पे मेरे पास ये वाली वैल्यू 2√10 आ गई, यहाँ मेरे पास ये 2 है और ये मेरे पास r है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 + r है। और क्या मैं ये वाली दूरी बता सकता हूँ कि क्या आएगी फिर? आप कहेंगे सर 2√10 माइनस 2 + r, ये यहाँ तक की दूरी आ गई। अब इन दोनों ट्राइंगल में या तो आप ये कह लो कि मैं डायरेक्टली क्या है परपेंडिकुलर अपॉन माय हाइपोटेन्यूज sin थीटा निकाल लूं, या फिर आप प्रोपोर्शनैलिटी लगा लो। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, एक आएगा मेरे पास r अपॉन में 2√10 माइनस में 2 + r, और एक वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास यहाँ पे O2 निकाल रहा हूं मैं पहले, यहाँ पे एक दूसरी वैल्यू आएगी मेरे पास 2 अपॉन में 2√10। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करके अपना आंसर बताएंगे। यहाँ पे 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, r√10 है, ये बराबर हो जाएगा 2√10 माइनस 2 माइनस r के बराबर। ये माइनस r इधर जाके प्लस का r बन जाएगा, तो r√10 + 1 बनेगा, जो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 इधर कॉमन ले लिया, √10 माइनस 1 बचा, और इधर जाके √10 + 1 बचेगा। रेशनलाइज करोगे तो √10 माइनस 1, और यहाँ पे भी √10 माइनस 1। यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो √10 का होल स्क्वायर 10 माइनस 1 डेट इज यहाँ आ जाएगा मेरे पास 9, और ऊपर बचेगा मेरे पास √10 माइनस 1 का होल स्क्वायर डेट इज 10 + 1 11 माइनस 2√10। सोल्व करेंगे तो 22 माइनस या तो 4√10 डिवाइडेड बाय 9 कर सकते हैं, वरना ये इन दोनों में से कुछ दिखेगा। ऑप्शन नंबर ये सेट बैठ रहा है सी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, O2 जो सर्कल है उसका रेडियस आ जाएगा ये। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा ये छूट गया शायद, जस्ट अ सेकंड। एक सवाल हमारे पास इसी में था कि आप O1 का भी रेडियस बताइए कि O1 का रेडियस क्या आएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करके देखिएगा कि इसका फाइनली आपका आंसर क्या आया। मेरे हिसाब से जो इसका आंसर सोल्व करके आएगा वो 3 - √5 आएगा। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसका बिल्कुल सेम कंसेप्ट यूज होगा, इसका आपको रेडियस निकालना है होमवर्क में। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए आप आरबी का ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैथ्स की मेरी सारी क्लासेस आपको प्री प्लस मेंस की मिल जाएगी। एसएससी सीजीएल मेंस तक की सारी क्लासेस कवर होंगी। अगर आप यूपीएससी सीडीएस दे रहे हैं तो उसके भी मैक्सिमम सवाल आप कर पाएंगे, एक बार आपने डिटेल में कोर्स कर लिया। साथ ही साथ कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जिसमें मैथ्स पूछा जा रहा है, वनडे एग्जाम में आपकी अच्छे से पूरी तैयारी हो जाएगी। और इंग्लिश, जीके, रीजनिंग की अलग अलग फैकल्टी है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स कवर कराएंगे। हर क्लास की पीडीएफ, क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की पीडीएफ भी दी जाती है जिससे कि कम से कम टाइम में आप मैथ्स के नोट्स बना सकें, इनका प्रिंट निकाल के। साथ ही साथ आपको ई बुक्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं जीके सेक्शन में, जिससे कि कम से कम टाइम में लगे आपको नोट्स ना बनाने पड़े। जो भी क्लास में कराया गया है सारा डायरेक्टली आप ई बुक का प्रिंट निकाल के उससे चीज़ों को याद कर सकें, तो कम टाइम में आपकी तैयारी हो सकती है। अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।